इन साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस की जो बहुत ही बम्पर भर्ती आई हुई है, उसके लिए पॉलिटी का कितना महत्वपूर्ण रोल है, ख़ास तौर से समझा जाए तो यूपीएसआई के लिए। क्योंकि यूपीएसआई में पिछले वर्ष 2017 में और 2021 में जो पेपर हुए हैं, उनमें हर एक पेपर में 16 से लेकर 18 सवाल ओनली पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से पूछे गए हैं। तो पॉलिटी का क्या रोल है, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने भाग 1 बहुत अच्छे से पढ़ा था, एक-एक अनुच्छेद बहुत अच्छे से समझा था। अब आज हम बात करने वाले हैं भाग 2 की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं क्लास 2 की ओर, मतलब भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, कितना? भाग 2 नागरिकता या फिर बोला जाए सिटीज़नशिप, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले कुछ लाइनें हैं आप लोगों के लिए जो जिन्हें आप अच्छे से गौर करके देखेंगे या समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जीवन का सार क्या है। आप सफलता किस तरीके से ले सकते हैं? जैसे किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है क्या? किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है क्या? किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, ना कि बैठकर बैठकर सोचते रहने से क्या? ना कि बैठकर सोचते रहने से क्या? किस्मत मेहनत से बदलती है, ना कि बैठकर सोचते रहने से। इसलिए हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए और हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। तो हम किसकी बात करने वाले थे? भाग 2 की, जिसको हम कहते हैं नागरिकता यानी कि सिटीज़नशिप। इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कुल कितने आर्टिकल। तो आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 5 से लेकर 11 इसके अंतर्गत आते हैं। हम एक-एक आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है। ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक सारी चीज़ें समझ ली होंगी कि अब आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हमें पढ़ना है भाग 2 नागरिकता यानी कि सिटीज़नशिप। पहला प्रश्न बनता है अपना कि नागरिकता भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? क्या भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो आपकी कहाँ से ली गई है? इस चीज का जवाब आपको कमेंट में देना है। क्या इस चीज का जवाब आपको कमेंट में देना है? एकल नागरिकता का प्रावधान आपका कहाँ से लिया गया है? इस चीज का जवाब आपको कमेंट में देना है। क्योंकि जब हमने सोर्सेस वाली क्लास की थी, तो उसमें आपको बताया गया था कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। यदि आपने वो क्लास नहीं की है, तो आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को भी कर सकते हैं। और इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? 5 से लेकर 11 तक, यानी कि 6 अनुच्छेद हैं। कौन-कौन से? आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है संविधान प्रारंभ होने के समय नागरिकता का अधिकार, यानी कि कहा जाए जब अपना भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था या फिर जब संविधान बना था, तो उस समय किन-किन व्यक्तियों को नागरिकता दी गई थी और कौन-कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, ये बात किसमें कही गई है? तो ये बात कही गई है आपके अनुच्छेद अनुच्छेद 5 में। कितना? अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया था कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। पहली कंडीशन क्या रखी गई? जब अनुच्छेद 5 बनाया गया, तो उसमें कहा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, तो कुछ शर्तें रखी गई कि हम किन शर्तों के आधार पर प्रारंभ में नागरिकता देंगे। तो पहली शर्त थी उसका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो, या फिर उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। क्या? उसके माता या पिता का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ हो। और वह संविधान प्रारंभ होने के पहले कम से कम 5 वर्ष, कितना? कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। यानी कि अपना संविधान कब
बनकर तैयार हुआ, कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश आजाद हुआ, तब क्या संविधान बनकर लागू हो गया था? नहीं। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। क्या? 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया था। संविधान जब बना, तब हमें ये कहा गया कि किन-किन व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। तो उसी का किसमें अनुच्छेद में वर्णन किया गया? अनुच्छेद 5 में वर्णन किया गया। अब आता है आपका अनुच्छेद 6, जो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्या? इसमें कहा गया है पाकिस्तान से, क्या पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता। जब देश आजाद हुआ, जब देश को 2 भागों में बाँटा गया, पाकिस्तान और भारत यानी कि हिंदुस्तान 2 भागों में बाँटा गया, तो जो भाग आपका पाकिस्तान को मिला, जो भाग पाकिस्तान को मिला, उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहकर भारत में रहूँगा। कहाँ? भारत में रहूँगा, और वो पाकिस्तान छोड़कर कहाँ आ गए? भारत में आ गए। जब वो वहाँ से यहाँ आए, तब उन्हें जब वो भारत में आ गए, तो उन्हें भी नागरिकता चाहिए। क्या? उन्हें भी नागरिकता चाहिए, वहाँ उनको भी यहाँ पर रहने का अधिकार चाहिए, जिससे कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार मिल सकें। जब ये बात हुई, तब आर्टिकल अनुच्छेद में कहा गया कि हम इनको नागरिकता देंगे, लेकिन कुछ शर्तें होंगी हमारी। यदि वो उन शर्तों को निरंतर तरीके से यदि फॉलो कर रहे होंगे, तो हम उन्हें भारत का नागरिक मांगेंगे। क्या शर्त थी? कि 14 अगस्त 1947 से पहले भारत में रहते थे। कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, उससे पहले, क्या उससे पहले वो भारत में रहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो पाकिस्तान चले गए, और अब वापस आकर भारत में रहना शुरू कर देते हैं, तो वह भारतीय नागरिक होंगे। क्या? तो वह भारतीय नागरिक होंगे। और दूसरी शर्त रखी गई कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में वापस आ गए। क्या? 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में यदि वापस लौट कर आ गए, तो वो भारतीय नागरिक होंगे। क्या? तो वो भारतीय नागरिक होंगे। अगर ये 2 कंडीशंस तो फॉलो की गई, लेकिन हुआ क्या कि निरंतर लोग पाकिस्तान में अत्याचार होने लगा। जब पाकिस्तान में अत्याचार होने लगा, मार-काट होने लगी, इस वजह से व्यक्तियों का मनोभाव बिगड़ने लगा, और उनके मन में विचार आया कि नहीं, अब हमें पाकिस्तान छोड़कर भारत में रहना चाहिए। जब उनके मन में ऐसा विचार आया, तो पाकिस्तान से भारत आने वालों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती गई। तब एक और कंडीशन आपकी लगाई गई, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद, क्या 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई भारत आएगा, पहले क्या था, यदि इससे पहले आ गया, तो उसको कुछ नहीं करना था, वो सिंपल सा आपका आकर रह सकता था। उसको सीधी मतलब नॉर्मल तरीके से भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी थी। लेकिन यदि वो इस तारीख के बाद में आया, क्या इस तारीख के बाद में आया, तो उसे उसे क्या करना होगा कि भारत सरकार द्वारा जारी परमिट, क्या भारत सरकार ने एक परमिट जारी किया, यदि वो परमिट को लेकर भारत में आएगा, तो ही उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अन्यथा अन्यथा क्या कर दिया जाएगा? अन्यथा उसको भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। क्या? अन्यथा उसको भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको घुसपैठिया कहा जा सकता है। क्या उसको घुसपैठिया माना जाएगा? ये चीज़ हुई। फिर आता है आपका अनुच्छेद 7, आर्टिकल 7, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपका। यदि ये 2 आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए, तो हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल्स की ओर। यदि आपको अच्छे से कुछ समझ में आ रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपके लिए थोड़ी-सी भी महत्वपूर्ण होती है, तो आप इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट आप पूरी सीरीज़ के साथ निरंतर संविधान का, क्या? संविधान का एक अच्छा पैटर्न और एक अच्छा रिवीजन कर सकें। क्या? एक अच्छा पैटर्न और एक अच्छा रिवीजन कर सकें।
इसको अब हम समझते हैं आर्टिकल 7 को, यानी कि आर्टिकल 7 क्या कहता है? पाकिस्तान जाकर लौटने वालों के लिए नागरिक। अब ये क्या हुआ कि जब लोगों पर अत्याचार हुआ, पहले तो वो खुशी-खुशी में चले गए कि चलो मेरे बाबा वहाँ हैं, तो मैं भी वहाँ चला जाता हूँ, मेरे चाचा वहाँ गए तो मैं भी चला जाता हूँ, मेरी मौसी वहाँ है तो मैं भी चला जाता हूँ, इस तरीके से आवाजाही होती रही। लेकिन जब वहाँ का अत्याचार देखा गया, वहाँ का दुर्व्यवहार देखा गया, तो लोगों को लगा नहीं, हमें यहाँ से अच्छी सुविधाएँ, अच्छी शासन, अच्छी रहने की व्यवस्था भारत में है, तो वो वहाँ पहले तो वहाँ पर जाकर बस गए। लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ जब अत्याचार हुआ तो वो लौट कर वापस आ गए। जब लौट कर वापस आए, इस कंडीशन में उनको नागरिकता किस प्रकार दी जाए, उनको नागरिकता किस प्रकार दी जाए, इस चीज़ का उल्लेख किया गया। किस प्रकार से कुछ शर्तें रखी गई कि भारतीय नागरिक नहीं माने जाएँगे यदि वे लोग जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और वहाँ स्थायी रूप से बस गए। क्या? जो लोग भारत छोड़कर गए, जो लोग भारत छोड़कर गए और वहाँ पर बस गए, अब वो 26 जनवरी 1950 के बाद लौट कर आते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। क्या? भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। पहली कंडीशन ये रख दी गई कि यदि वो वहाँ पर बस गए और लौटकर बाद में आए तो उन्हें उन्हें यहाँ पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब क्या कंडीशन रखी गई? भारतीय नागरिक माने जाएँगे यदि, अब जिनको नहीं माना जाएगा उनके लिए तो बोल दिया गया कि ये भारतीय नागरिक नहीं होंगे। दूसरा, अब जब लौट कर आएँगे, अब जैसे कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया, उसका वहाँ पर मन नहीं लगा या फिर कोई भी समस्या आई और वह लौटकर भारत आ गया। अब वो जब वो भारत में आ गया, भारत में रहने लगा, तो उसको भारत की नागरिकता भी चाहिए। जब वो उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो इसका प्रावधान रखा गया, यदि वे पाकिस्तान से भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए वैध पुनर्वास परमिट, पुनर्वास परमिट परमिट लॉन्च किया भारत सरकार ने कि यदि कोई इस परमिट को लेकर भारत लौट कर आता है, तो हम उसे भारत में रहने के लिए नागरिकता देंगे। क्या? नागरिकता नागरिकता प्रदान करेंगे। किसके बिहाफ पर? पुनर्वास परमिट, परमिट फॉर रीसेटलमेंट। क्या? परमिट फॉर रीसेटलमेंट यदि उसके पास होता है, तो हम उसे भारत में रहने की नागरिकता देंगे। क्या? भारतीय नागरिकता देंगे, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप माना जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। जैसे कोई भारतीय है, वह कनाडा, अमेरिका रसिया, जापान, यूके, यूक्रेन, दुबई, अन्य किसी देश में रहता है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की नागरिकता कैसे बनी रहेगी, या उसको नागरिकता मिलेगी या फिर उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? तो क्या प्रावधान है? इस सब चीज़ का जो प्रावधान किया गया वो अनुच्छेद 8 में किया गया। क्या कहा गया? व्यक्ति विदेश में रहता है तो उसको नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी? यदि उसके माता-पिता, दादा या दादी भारत में जन्मे हो। क्या? जैसे कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है, यदि उसके माता-पिता, दादा-दादी में से कोई भारत में जन्मा हो और वह भारत का नागरिक हो। क्या? वह भारत का नागरिक हो, तो उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। फिर क्या कहा गया? वह भारत के किसी भारतीय मिशन, यानी कि एम्बेसी या फिर हाई कमीशंस में जाकर अपने अपने को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कराए। जैसे कोई दंपत्ति अमेरिका में रह रहे हैं, भारतीय व्यक्ति हैं और उनका जन्म उनको कोई बच्चा हुआ, जैसे उनको कोई बच्चा हुआ, अब वो भारतीय नागरिक होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा संसद। अब संसद डिसाइड करेगा, तो उसके लिए कुछ न कुछ रीज़न चाहिए। तो जैसे बच्चा पैदा हुआ, तो उसको हमें एमएससी में या फिर कमीशन्स में जाकर बताना पड़ेगा कि ऐसे-ऐसे हम भारतीय लोग हैं, इसके दादा या दादी कहाँ रहते हैं? ये भारत में रहते हैं, हमें इसको भारतीय नागरिकता दिलानी है, तो ये
बच्चे का जन्म हुआ है, इसको एक भारतीय नागरिकता चाहिए, यह अमेरिका का नागरिक नहीं बनना चाहता, ठीक है? तो इस प्रकार से उसकी हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ऐसे-ऐसे बच्चा हुआ है। फिर क्या अगला क्या किया गया, वह उस देश के कानून के तहत भारत की नागरिकता लेने के योग्य हो जाएगा। क्या? यदि उस देश का जो जिस देश में जन्मा हूँ, उसका जो लॉ है, वो राज़ी हो जाता है कि नहीं ठीक है, यदि ये व्यक्ति अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाना चाहता है, वह अमेरिका की नागरिकता नहीं दिलाना चाहता, तो वह मैं इसके लिए तैयार हूँ कि आराम से अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिला सकते हैं। तो इस कंडीशन में उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, किसके तहत? अनुच्छेद 8 के तहत, अनुच्छेद 8 के तहत। अब वो बात करते हैं अनुच्छेद 9 की, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, विदेशी नागरिकता लेने वाले भारतीय। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है, जैसे जिसका जन्म दादा माता-पिता सब अमेरिका में पैदा हुए और वो 100% विदेशी है और वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है। तो इस कंडीशन में उसको कौन-सी शर्त फॉलो करनी पड़ेगी जिससे वह भारत का नागरिक बन सके? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रह सकता। क्या? तो वह भारतीय नागरिक नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति इसमें क्या कहा गया? कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रह सकता। यानी कि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। अगर कोई विदेश का कोई दूसरा विदेशी व्यक्ति यदि किसी देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वह पहले अन्य देश की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप छोड़ेगा तब ही उसे क्या उसे भारत की नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप मेंबरशिप दी जाएगी। क्या? किस कंडीशन में? यदि वो किसी दूसरे व्यक्ति की नागरिकता छोड़कर अपने देश भारत की नागरिकता लेगा तब। अब जैसे ऐसा होता क्यों है? जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका का है और वह भारत आया किसी पर्पज़ से, जैसे घूमने आया फिर या फिर ट्रैवलिंग पे आया या फिर रिसर्च के लिए आया और उसने किसी गाँव में जाके वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ की संस्कृति देखी, वहाँ का खान-पान देखा, वहाँ का रहन-सहन देखा और वह 5 साल 10 साल तक वहाँ रहा। तो उसको वही चीज़ पसंद आ गई। उसने कहा कि वहाँ से तो बेहतर मैं यहाँ हूँ, चलो यहीं रह जाता हूँ, अब यहीं की नागरिकता ले लेता हूँ और उसने वहाँ के किसी गाँव में किसी लड़की से शादी कर ली। जब शादी कर ली या तो वह उस लड़की को लेकर अमेरिका जाता है या फिर वह अपनी नागरिकता भारत में ट्रांसफर करा लेता है। यदि अमेरिका में जाकर वह इस चीज़ को कहे कि मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूँ और हमें यहाँ की नागरिकता छोड़नी है, तो वह इस आधार पर अमेरिका की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 9 के तहत। किसके? अनुच्छेद 9 के तहत। वो बात करते हैं अनुच्छेद 10 की, नागरिकता बनाए रखने का अधिकार। क्या? नागरिकता बनाए रखने का अधिकार। अब जैसे किसी को नागरिकता मिल गई, तो अब उसकी नागरिकता बनी रहेगी या फिर नहीं बनी रहेगी, इस चीज़ को डिसाइड कौन करेगा? तो इस चीज़ को डिसाइड करेगी भारत की संसद। एक बार नागरिक बन जाने के बाद संसद के कानूनों के अनुसार व्यक्ति नागरिकता बनाए रख सकता है। क्या कंडीशंस हैं? भारत का नागरिक क्या भारत का नागरिक कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, यह तय कौन करेगा? यह तय करेगा संसद। यह अधिकार किसको दिया गया?
संसद को दिया गया है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इस चीज़ का अधिकार किसको दिया गया है? तो संसद को दिया गया है। किसको? संसद को दिया गया है। संसद इस बारे में कानून बना सकती है, किस बारे में? नागरिकता के। किसके? नागरिकता के बारे में कानून बना सकती है और अन्य नियम तय कर सकती है कि इस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, इस प्रकार से ले ली जाएगी। नागरिकता के मामले में संविधान में संसद को अंतिम अधिकार दिया गया है कि यदि नागरिकता में किसी भी प्रकार का सिटीजनशिप में किसी भी प्रकार का संशोधन या फिर बदलाव करना है, तो इसका अंतिम रूप से किसके पास अधिकार है? तो संसद के पास। किसके पास अधिकार है? संसद के पास। अब बात क्या कहा गया था कि कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसको डिसाइड कौन करेगा? संसद करेगा। अब जब डिसाइड करेगा तो कुछ नियम भी तो रखेगा कि नागरिकता कैसे मिलेगी। पहली चीज, नागरिकता कैसे मिलेगी और नागरिकता कैसे छूटी जाएगी, यानी कि नागरिकता को कैसे छोड़ा जाएगा। तो वो है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कि बाई बर्थ। बाई बर्थ, अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो वह नागरिक हो सकता है। कारण क्या है? कुछ शर्तें हैं, लेकिन जन्म की तारीख पर निर्भर करता है कि वह भारत का नागरिक होगा या फिर नहीं होगा। तो क्या तारीख है? 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987। क्या 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जनवरी 1987 के बीच स्वतः वह भारतीय नागरिक होगा। यदि इस बीच में किसी का जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक, तो वह उसको कोई काम नहीं करना, वह डायरेक्टली क्या भारतीय नागरिक माना जाएगा। अब इसका एक अपवाद हुआ। अपवाद क्या हुआ? जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है और उसको चाहिए भारत की नागरिकता, तो उसने क्या किया कि जैसे डिलीवरी का टाइम हुआ, प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी का टाइम आया और वो दोनों दंपत्ति भारत में आ गए। जब भारत में आ गए तो क्या हुआ कि जब उसका बच्चा किसी भारतीय हॉस्पिटल में जन्म लेता है, किसी भारतीय हॉस्पिटल में जन्म लेता है, तो उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्या बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है? इस आधार पर। यदि ये जो पहली शर्त थी, क्या कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक यदि उसका जन्म भारत में होता है, तो वह भारतीय नागरिक होगा। तो इस प्रकार से उसको बिना किसी पंजीकरण, बिना किसी भी प्रक्रिया के वह भारतीय नागरिक बन गया। जब ऐसी आपवादिक स्थिति पैदा हुई, तो एक शर्त और लाई गई कि 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच 4 के बीच अगर माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, यदि 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक किसी का किसी का जन्म भारत में हुआ है, उसको भारतीय नागरिकता तो दी जाएगी यदि उसके माता माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। किस आधार पर दी जाएगी? कि माता भारतीय हो या फिर पिता भारतीय होने चाहिए, जिनके पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, तो उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी क्या? तो उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। अब इसमें भी अपवादिक स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि जो विदेशी थे, उन्होंने भारतीय लोगों से शादी करना स्टार्ट कर दिया, भारतीय लोगों से शादी करना स्टार्ट किया, फिर उनके बच्चे हुए, तो उनको बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परिस्थिति के उनके बच्चों को भारतीय नागरिकता मिलना स्टार्ट हो गई। तब ये इस चीज़ में भी एक सुधार किया गया। क्या किया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या 3 दिसंबर 2004 के बाद तभी नागरिकता मिलेगी जब माता और पिता में से कोई एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। कैसा? दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, यानी कि वह भारत में आया हो, तो उसके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। क्या? एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए कि उस इस स्थिति में भारत आया है और उसका यह कागज है या फिर उसका यह डॉक्यूमेंट्स है। इस स्थिति में उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर
अगर उसके पास किसी भी प्रकार का माता या पिता में से जो भारतीय नहीं है, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वह अवैध प्रवासी क्या वह अवैध प्रवासी है, तो उस इस स्थिति में उसको उसके बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्या? भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? कैसा लगा? चलते हैं हम अगले कि वंश के आधार पर नागरिकता। क्या? वंश के आधार पर नागरिकता, इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ है, पर उसके माता या पिता भारतीय नागरिक हैं, वह भी भारत नागरिक बन सकता है। क्या? वह भी भारतीय नागरिक बन सकता है। किस कंडीशन पर भारतीय नागरिक बन सकता है? तो उसकी कुछ शर्तें लाई गई कि कहा गया कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 कितना? 10 दिसंबर 1992 पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए। क्या? उसके पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए, तो ही उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। क्या? माता माता के रहने पर उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या? पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए। जब जब ये चीज हुई तो यहाँ पर महिलाओं ने आपत्ति दर्ज कराई कि यहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है या फिर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तब इस स्थिति में संसद ने इसमें बदलाव कर 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच ये बदलाव किया गया कि माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो। क्या? कोई भी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। जब ये चीज हो गई, तब इसमें भी कुछ उपवादिक स्थितियां उत्पन्न हुई। फिर इसको में भी बदलाव किया गया। कब किया गया? 3 दिसंबर 2004 के बाद कहा गया कि माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो, लेकिन जन्म का विदेश में पंजीकरण हो। यदि उसका जो भी भारतीय नागरिक नहीं है, उसका पंजीकरण विदेशी है, तो उसके पास उस चीज का एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो उसको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद आता है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं, जिससे से आप किसी दूसरे देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। किस तरीके से? पंजीकरण के द्वारा। क्या शर्तें हैं? कि भारत सरकार किसी विदेशी या भारतीय मूल के व्यक्ति को पंजीकरण के जरिए नागरिक बना सकती है। क्या? नागरिक बना सकती है या फिर नागरिकता दे सकती है। तो क्या शर्तें हैं? कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रहता हो, किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कोई लड़की है, कोई भारत के किसी लड़के से आकर शादी कर लेती है, या कोई विदेशी महिला है जो भारतीय लड़के से शादी कर लेती है, और तो उसको क्या किसी भी प्रकार से भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी? नहीं, उसको आर्टिकल आर्टिकल 10 के तहत पंजीकरण के द्वारा क्या 10 के तहत पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। शर्त क्या रहेगी? कि वह 7 साल 7 साल से 7 साल से भारत में रह रही हो। क्या? वह 7 साल से लगातार भारत में रह रही हो शादी के बाद। क्या? 7 साल तक भारत में रह रही हो विदेश से आने के बाद, कितने? 7 साल तक। उसके बाद आपका है स्वाभिकरण द्वारा क्या स्वाभिकरण द्वारा भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? इसमें कोई विदेशी महिला जो कुछ वर्षों तक भारत में कानूनी रूप से रह चुकी हो, सॉरी, क्या कानूनी रूप से भारत में रह चुकी हो या फिर रह रहा हो, वह नागरिक की अर्जी लेकर नागरिक की अर्जी लेकर नेचुरल सिटीजन बन सकता है। शर्त क्या है? सामर्थ्य उसके लिए 11 साल तक भारत में रहना जरूरी है। क्या?
11 साल तक, क्या 11 साल तक भारत में रहना ज़रूरी है। उसके बाद आता है अंतिम, भारतीय क्षेत्र में मिलने से नागरिकता। क्या? भारतीय क्षेत्र में मिलने से नागरिकता। अब मिलने से नागरिकता का क्या मतलब है? जैसे आपको पता है कि सिक्किम सिक्किम की बात करें या फिर पुडुचेरी, गोवा की बात करें, इसकी गोवा की बात करें या सिक्किम की बात करें, यह पहले भारत के जब भारत आज़ाद हुआ तब यह भारत में नहीं थे। इसमें भारत में नहीं थे, यह पहले किसी दूसरे अन्य अन्य देश के अधीन थे या फिर एक अलग देश थे। किसी अन्य देश के अधीन थे या फिर एक अलग अलग देश हुआ करता था। जब भारत आज़ाद हुआ, फिर इनको भारत में मिलाया गया। तो क्या जब इनको भारत में मिलाया गया, तो क्या इनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी? इनको अभी भी विदेशियों की तरह ट्रीट किया जाएगा या फिर अभी भी विदेशी समझा जाएगा? नहीं। इस कंडीशन को दूर करने के लिए एक नियम लाया गया कि भारतीय क्षेत्र में मिलने से जो नागरिकता मिले जो भी व्यक्ति होंगे, उन्हें स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे ही जिस दिन से वह भारत में वह वह जो जगह है, वह एरिया है, वह क्षेत्र है, भारत में मिलेगा, उसी दिन से उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी बिना किसी भी शर्तों या फिर नियमों के आधार पर। ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुई। अब आता है कि जब नागरिकता मिलने की परिस्थिति थी, तब हमने उसको समझा कि नागरिकता हमें इन-इन तरीकों से मिल सकती है। तो कुछ ऐसे तरीके भी होंगे, कुछ ऐसे कारण भी होंगे जिनसे हमारी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। क्या? छीनी भी जा सकती है। कैसे? विदेशी नागरिकता लेने पर। अब ये कैसे छीनी जा सकती है विदेशी नागरिकता लेने पर? जैसे समझ के चलो, राजू राजू नाम का कोई लड़का अमेरिका में जाकर जॉब करता है, जॉब करते-करते उसे वहाँ पर किसी लड़की से प्यार हो जाता है। यानी कि वह लव मोहब्बत में फँस जाता है, सोचता है कि अब मेरा मन नहीं है भारत जाने का, चलो मैं इससे यहीं पर शादी कर लेता हूँ। क्या? अब इस लड़की से यहीं पर शादी कर लेता हूँ और यहीं पर रहने लगता हूँ। क्या? यहीं पर रहने लगता हूँ। रहने लगता हूँ। अब जब वो वहाँ पर रहेगा, जब जॉब करने गया था, तो वो कुछ लिमिटेड समय के लिए वहाँ पर नौकरी या फिर कोई पेशे करने के लिए गया था, जैसे 5 साल, 10 साल तक का उसको वीज़ा मिलता, उतने दिन तक ही रह पाएगा। लेकिन यदि वो शादी कर लेता है और वहाँ की नागरिकता ले लेता है, शादी करने के बाद वहाँ का नागरिक बन जाता है, तो वह आजीवन कितना? आजीवन आजीवन वहाँ रह सकता है। कब? जब वह वहाँ की नागरिकता ले लेगा। तो इस आधार पर यदि वह वहाँ की नागरिकता ले लेगा, तो उसकी नागरिकता स्वतः ही बिना किसी भी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ से भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। अब क्या है? जालसाजी या धोखाधड़ी से नागरिकता लेने पर, जैसे कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया और उसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर, फर्जी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर मतलब भारत की नागरिकता ले ली। मतलब धोखाधड़ी से, चोरी-छुपे मतलब फर्जी काम कर उसने भारत की नागरिकता ले ली और भारत सरकार को इस चीज़ का पता चलता है कि यह व्यक्ति भारत का नहीं है, किसी दूसरे देश का है और इसने चोरी-छुपे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर, घूसखोरी करके भारत की नागरिकता ली है, तो इस स्थिति में उसकी नागरिकता क्या? समाप्त कर दी जाएगी। किस स्थिति में? उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और क्या है? देश के खिलाफ देश के खिलाफ काम करने पर, जैसे कोई भारतीय व्यक्ति है और वह क्या करता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान देश की मदद करता है, देश के खिलाफ काम करता है कि कहीं पर बम विस्फोट करा देता है, कहीं पर आतंक बढ़ाता है। ये सारी चीजें जो आक्रामक आक्रामक गतिविधियां हैं, उनको करता है। तो इस स्थिति में उसकी नागरिकता क्या? खत्म कर दी जाएगी। किस स्थिति में? यदि वह देश के खिलाफ जाकर कोई काम करता है। देश की देश की
स्वतंत्रता और अखंडता को ध्वस्त करने की कोशिश करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका अंतिम अनुच्छेद आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11। आपको पता था कि कितने आर्टिकल हैं नागरिकता में? 5 से लेकर 11 तक। हमने 5 से लेकर 10 तक पढ़ लिए। जब 5 से लेकर 10 तक पढ़ लिए तो हमें उन उन आर्टिकल्स को किस तरीके से मजबूत रखा जा सकता है, इस चीज़ का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 11 में, आर्टिकल 11 में इस चीज़ का अनुच्छेद किया गया है कि संसद की शक्ति किस प्रकार से नागरिकता को बनाए रखेगी। संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बनाए या फिर उसमें संशोधन करे। किसको? अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा कि नागरिकता में संशोधन या फिर नियम या फिर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया है? केवल यह अधिकार संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास है। उसके बाद क्या प्रावधान है इसमें कि भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी? भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी? अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके थे? 5 तरीके थे, जिनको हमने पीछे देखा और हमने ये भी देखा कि भारत की नागरिकता कैसे छीनी जाएगी, इस पर कानून कौन बनाएगा? फिर भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी, इस पर कानून कौन बनाएगा? इस पर कानून बनाएगी आपकी संसद। कौन बनाएगी? संसद। और नागरिकता से जुड़े बाकी सभी बातों यानी कि नागरिकता से जुड़ी किसी भी समस्या, किसी भी समाधान पर चर्चा कौन करेगा या फिर कानून कौन बनाएगा? उसको उसको कौन बनाएगा? केवल संसद बनाएगी। केवल कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तो ये थी आपकी नागरिकता यानी कि पॉलिटी का भाग 2 जिसे हमने समझा बहुत अच्छे तरीके से क्या? भाग 2। आर्टिकल कितने थे? 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक एक-एक अनुच्छेद हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई की जो भर्ती आई है उसमें उसमें पॉलिटी का कितना महत्वपूर्ण रोल है। कितने क्वेश्चन्स आते हैं? 16 से लेकर 18 तक। कितने? 16 से लेकर 18 तक प्रश्न आपके पॉलिटी से पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं यदि 40 में से चौ 16 भी ना मानो 14 मान लो, 14 प्रश्न यदि आपके डायरेक्ट पॉलिटी से पूछ लिए जाएँ, तो बाद बाकी के कितने सब्जेक्ट 26 प्रश्न बचे। 26 प्रश्न में आपको कितने क्या-क्या पढ़ना है? आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, मूल विधि पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको जिनको कवर करने के लिए आप 26 प्रश्न को कवर करने के लिए पढ़ेंगे। कितने? 26 प्रश्न कवर करने के लिए पढ़ेंगे। अगर उसमें से मूल विधि को भी निकाल दिया जाए क्या? मूल विधि को भी निकाल दिया जाए, तो मूल विधि के 7 से 9 प्रश्न पूछे गए, मिनिमम 7 प्रश्न यहाँ से निकाल दिए जाएँ, तो आपके बचेंगे 19 प्रश्न। 19 प्रश्न को करने के लिए आपको क्या-क्या बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। साइंस भी पढ़ना होगा, जनरल साइंस भी पढ़ना होगा, स्टैटिक्स भी पढ़ना होगा, यूपी स्पेशल पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें किसको कवर करने के लिए? 19 प्रश्न को करने के लिए। लेकिन यदि आप यहीं पे जोड़ लिया जाए 14 और 7, 14-7 आपके कितने हो गए? 23 क्वेश्चन्स हो गए। 23 क्वेश्चन्स आपके केवल 2 सब्जेक्ट से पूरे हो सकते हैं। किससे? मूल विधि और पॉलिटी से। किससे? मूल विधि और पॉलिटी से आपके यह सब्जेक्ट पूरे हो सकते हैं। ठीक है? यदि आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर जुड़ सकते हैं और ये 2 इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, आप इन पर भी जुड़ सकते हैं पर्सनली मिलने के लिए। किसी भी प्रकार की समस्या, डाउट के लिए आप यहाँ पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की। आप सभी को पता है लगभग 30,000 के समथिंग जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है, बहुत ही अच्छा मौका है। जिन लोगों ने पिछली भर्ती में अपना सिलेक्शन नहीं कर पाया किसी कारणवश से वो
मेरिट में नहीं आए या फिर उनकी रनिंग में किसी भी प्रकार का उनका फिजिकल में किसी भी प्रकार का इश्यू हुआ और मतलब सिंपल से भाषा में समझो कि उनने उसमें वर्दी अपने नाम नहीं करा पाई, तो ये उनके लिए बहुत एक अच्छा मौका है इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में व वर्दी लेने का या फिर वर्दी हासिल करने का। इस चीज़ की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद।